सवाल ये है कि औरत मार्च, आज़ादी मार्च, बहुत से नाम हैं। आज़ादी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो आप कैसे अपनी आज़ादी की, जैसे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी या वो लोग भी जो समझते हैं कि हमें औरतों को आज़ादी देनी चाहिए किसी हद तक, मतलब हमारे यहाँ क्या हम मर्दों से आज़ादी चाहते हैं या हम अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ादी चाहते हैं? क्योंकि आज़ादी का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा अब शायद आम लोगों में, या जब मार्च होता है तो वो जो मिडिल क्लास तबका है जिसकी बच्ची आके यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है, वो भी डर जाता है, वो भी पीछे हट रहा है, वो भी कहता है कि जी मार्च से तो आज़ादी नहीं मिलनी है। तो आज़ादी की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक, और क्या इसका मतलब है कि अपनी जो अज़दवाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं बिलफ़र्ज़, जैसे मर्द की होती हैं जैसे औरत की होती हैं, इकनॉमिकल ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर बांट के करनी है तो वो कैसे करनी है, उसका आज़ादी के साथ क्या रिलेशन है? या अगर बिलफ़र्ज़ एक घर में जैसे हमारा पुराना तरीक़ाकार चलता है, वो औरतें ज़्यादा, मुझे लगता है वर्किंग लेडीज़ को, कि वो ज़्यादा सुखी और ज़्यादा लेविश लाइफ गुजार रही होती हैं, जिनके खामन कमा के देते हैं, सारा दिन सोती हैं, आराम से चीज़ें देती हैं और फिर आराम से। तो ये इसमें आज़ादी का आपका क्या कंसेप्ट है? और वो औरतें जो आपके इस वक्त खिलाफ हैं, जो पिदरशाही माशरे का हिस्सा हैं, उनकी तो आज़ादी मज़ीद ख़राब हो रही है, तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगी? अच्छा, ये आपने अलॉटेड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा यू विल हैव टू बेयर विथ मी उसके लिए, क्योंकि जवाब भी लंबा होगा इसका। देखें, एक तो छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, ठीक है। औरत आज़ादी मार्च जो है ना, दूसरा चैप्टर है। औरत मार्च जो है एक थोड़ा सा दूसरा चैप्टर है। और औरत मार्च, इसमें मैं आपको बताती हूँ, औरत मार्चेस इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में हैं। औरत आज़ादी मार्च जो है इस्लामाबाद में और हैदराबाद में है। जो औरत आज़ादी मार्च स्पेसिफिकली है ना, ये है एक लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट ग्रुप, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव, और ये बात नहीं है कि हम लेफ्टिस्ट नहीं हैं या हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में जो सारी फेमिनिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। अगर आपको फेमिनिज्म के उससे थोड़ा सा आपने अगर आपको पढ़ा होगा, तो फेमिनिज्म इज़ नॉट अ मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट। फेमिनिज्म के बहुत ब्रांड्स हैं, ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। बहुत तरह के और भी 2-3 और हैं। ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। जमातियाँ, वो दे आर नॉट फेमिनिस्ट, बट कुछ हैं, कुछ इस्लामिक फेमिनिस्ट टाइप की भी हैं, नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। तो एक तो ये हो गया। तो ये जो औरत आज़ादी मार्च वाला चैप्टर है ना, वो एक्सक्लूसिवली सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का है। एंड इट डज़ नॉट मीन कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो औरत मार्च वाला है ना, इसकी कोई इस तरह की एक तरफ लीनिंग नहीं है, क्योंकि हम कोशिश हमारे कलेक्टिव में ये है कि हम चाहते हैं कि सारी हर तरह की फेमिनिस्ट, ठीक है, वो किसी भी ब्रांड ऑफ कोई भी ब्रांड ऑफ फेमिनिस्ट। पर्सनली आई आइडेंटिफाई एज अ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, लेकिन मैं इस ग्रुप के अंदर हूँ, जो कि विच इज़ हमारे अंदर हमारे साथ लिबरल फेमिनिस्ट भी हैं, हमारे साथ रेडिकल फेमिनिस्ट भी हैं, ठीक है। और तो इस तरह का हमारे ग्रुप में वो है, वो वाली बात हो गई। तो ये थोड़ा-सा मैं क्लियर करना चाह रही थी। और इस दफ़ा बाय द वे 2 होंगे इस्लामाबाद के अंदर इवेंट्स। एक तो 6 को होगा, जो कि जलसा होगा, जो औरत आज़ादी मार्च करेगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो 8 मार्च को होगा, वो मार्च होगा जो कि हमेशा होता है प्रेस क्लब से लेके डी चौक तक का, ठीक है। वो औरत मार्च इस्लामाबाद वाले करेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। और दूसरी बात हो गई, आप कह रही हैं कि आज़ादी, ठीक है, आज़ादी किससे चाहिए, आज़ादी का आपके का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये वही वाली बात मैं दोहराऊंगी कि जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं, ये हर चीज़ को सेक्सुअलाइज करने का बड़ा हमारे माशरे को पसंद है, ठीक है। ये औरतें मादर पिदर आज़ाद होना चाहती हैं। ये औरतें मतलब जिस तरह की, आप आई एम श्योर आप लोग किस तरह की, नहीं वही मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको उसी तरफ आ रही हूँ। तो इस तरह का ना बहुत इसको सेक्सुअलाइज करते हैं, ठीक है। आज़ादी के वर्ड को, आज़ाद औरत बुरी औरत है उनके हिसाब से, ठीक है। तो जब हम आज़ादी कहते हैं, तो हमें खौफ से आज़ादी चाहिए, ठीक है। हमें बिल्कुल ही आज़ादी चाहिए, किसी वक्त भी हम बाहर आके सड़कों पे घूम सके। सिर्फ मर्द क्यों, रात को 10 बजे या 11 बजे आराम से दे कैन वॉक डाउन द स्ट्रीट वेरी सेफली, बट आई कैन नॉट वॉक डाउन द स्ट्रीट सेफली। मैं 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम कंसिडर्ड अ प्रिविलेज वुमन, ठीक है। अ प्रिविलेज वुमन, अ वुमन हु इज़ इंडिपेंडेंट,
ठीक है, लेकिन मेरी इंडिपेंडेंस कहाँ चली जाती है? 6 बजे के बाद मैं E11 में सड़क पे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे किस चीज़ का डर है? मुझे इसी रेप का डर है, ठीक है? मुझे इसी हरासमेंट का डर है, मुझे इसी ग्रोपिंग का डर है, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए। तो जो हमारी आज़ादी है वो इन चीज़ों से हम माँगते हैं, ठीक है? हाँ, ऑफ़ कोर्स खौफ़ से, हर तरह के खौफ़ से। और जब हम कहते हैं कि भई फैमिली के अंदर आपने जो बात की कि औरत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मर्द की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैंने ख़ास से पहले थोड़ी देर भी बात की थी। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर ये है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरत को दी जाती हैं और वो काम सारा दिन करती है। औरत को कहते हैं शी इज़ शी इज़ अ होम मेकर। वो घर पे ये कोई कुछ नहीं करती। सुबह से लेके शाम तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ठीक है, उसके काम की वैल्यू को उतना ही उसके काम की वैल्यू जितना शौहर बाहर जाके, आप कह रही है ना, इकोनॉमिक उसकी है। ये अगर औरत घर पे खाना नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती, सफाई नहीं करती और रात को अगर उसको खुश नहीं करती, तो अगले दिन वो जाके कैसे काम करता? और ये इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप पैसा अटैच करें, तो आप देखिए इनका कितना कॉस्ट है। वो हम कभी नहीं वो करते, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको भी वही वैल्यू दी जाए जो मर्द घर से बाहर जाके काम करता है। वो 8 घंटे काम करके आके लेट जाएगा। ये औरत सुबह से लेके शाम तक काम करेगी, इसको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं होगी। तो बिल्कुल भी हम, अगर कोई औरत खुशी से ये काम कर रही है तो बिल्कुल करे, लेकिन अगर कोई औरत खुश नहीं है ये काम करने में, तो वी शुड नॉट फोर्स देम टू डू दिस वर्क। बहुत औरतें होंगी बिल्कुल खुश होंगी, ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं होंगी सुबह से लेके शाम तक भाई किसी के लिए काम करूँ, उसके कपड़े धोऊँ, उसके बर्तन धोऊँ, उसके लिए खाना बनाऊँ। क्यों? वो खाना नहीं खाता, वो उस घर में नहीं रहता। हाँ, एक और चीज़ हम जो कहते हैं कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम सबका काम, ये भी एक नारा है हमारा, ठीक है? वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोनों उस घर में रहते हैं, बच्चे हैं तो दोनों के बच्चे हैं, बल्कि नाम तो मर्द का आता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी क्यों है? वो भी शेयर हो। बेसिकली हम कहते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के ज़माने में जब हम कहते हैं कि औरतें काम नहीं करती, विच इज़ नॉट ट्रू, कि बहुत ज़्यादा औरतें घर से बाहर जाके भी काम करती हैं। फिर उनके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट आता है डबल बर्डन का। वो औरतें जो जॉब्स करती हैं, वो बाहर काम करती हैं, फिर घर पे आके घर का सारा काम भी करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डबल बर्डन। मर्द के ऊपर कोई काम नहीं है, औरत के ऊपर से वो जो कि घर हाउस होल्ड चोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं हटाई जाती, ठीक है? तो वो उधर ही रहती है। तो वो डबल बर्डन का कॉन्सेप्ट है। तो औरत के ऊपर वो डबल बर्डन आ जाता है और मर्द, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक और आपने बात की थी, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी। ये जो औरतें हैं जो खुश हैं, जो उनके लिए, तो इसमें एक क्लास की भी बात आती है। फिर अगेन, जब तक हम क्लास की बात नहीं करते कोई चीज़ भी पूरी नहीं होती। ये बहुत ही कोई छोटे लेवल का वो है। वो जो ख़वातीन हैं खुश हैं, जिनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं, वो घर पे रहती हैं, वो सोई रहती हैं, उनकी आके कोई और औरत उनके काम कर रही होती है। तो ये जो बेसिकली ये औरतें जो बिल्कुल पैट्रियार्की के साथ है ना, ये भी अपना पावर एक मर्द से डिराइव करती हैं, ठीक है? और ऑफ कोर्स always they are kind of agents of patriarchy, they are the foot soldiers of patriarchy because it's उनको ना एक तरह से प्रिविलेज कर रहा होता है। तो अब वो औरतें भी हैं, बिल्कुल हैं पेट्रियार्कल औरतें, जिन्होंने इंटरनलाइज किया हुआ या उनको किसी तरह का फ़ायदा है। तो मैं तो फिर ऑब्वियसली आई वुड नॉट से कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, बिकॉज अगर वो एक दूसरी औरत की एक्सप्लॉयटेशन के साथ है, तो आई वुड नेवर बी नेवर स्टैंड विद दैट वुमन। तो मेरा तो स्टांस इसके ऊपर ये है। थैंक यू। ट्राइड टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, देन वी विल गो एंड रजिस्टर आवरसेल्फ। बाकी मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जहाँ तक बात है, वो पहले ही मैंने आपको जैसे बताया कि वो प्ले कार्ड लेके हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो वो एक ऐसा प्ले कार्ड था। दूसरी बात दूसरी बात ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ मुझे पर्सनली कोई नहीं मसला, और एज अ मूवमेंट भी हमें कोई नहीं मसला, बिकॉज मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है उसके बारे में हमने बार बार बात की है, और वही बात लेके हमें हमेशा कटेरे में खड़ा किया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से आपका क्या मतलब है। अब जो F9 पार्क में रेप हुआ, आपको क्या लगता है उस लड़की का जिस्म उसकी मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए थी? उस लड़की का जिस्म या उस रेपिस्ट की मर्ज़ी थी? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हमारी जो बॉडीज़ हैं इसमें हमारा ही उतना ही हक़ है जितना हमारे शौहर का हक़ है कि ये फ़ैसला करे कितने बच्चे हमें चाहिए। ये फ़ैसला हो कि हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या हो, मिले या ना मिले। ये फ़ैसला हो कि हम अगर किसी बीमारी से गुज़र रहे हैं तो मैं जाऊँ हॉस्पिटल। ये हो कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ मैं उससे शादी करूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये औरतें तो बदचलन औरतें हैं, और ये औरतें तो ऐसे काम करना चाहती हैं, हमारा जो कल्चरल फैब्रिक है उसको ख़राब करना चाहती हैं। तो बिल्कुल भी उसका मतलब ये नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, मैं तो बिल्कुल ही खड़ी हूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़ेमिनिस्ट हूँ।
थोड़ी सी तहमीद बांधूंगा ना, हल्की सी 30 सेकंड मुझे दीजिएगा मदा साहब। ये जो नारे हैं प्ले कार्ड, ये ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये ना हो, जायदाद में हिस्सा दे दो, ये सारी चीज़ें ना, इस पे लोग अहमियत भी नहीं देते। तो जब ठहरे हुए पानी में आपने एक नारा आता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या तो वो एक भौचाल पैदा करता है और लोग इस चीज़ को ढूंढते हैं ताकि बात शुरू हो। ये बात शुरू करने के लिए नारे बहुत ज़रूरी हैं। उन पर मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, मौज़े पे भी लिखी है। रात को 2 बजे शोहर आके अगर खाना गर्म करवाता है, एक दिन नहीं 6 दिन, तो वो भी एक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हर नारे के पीछे कई कहानियाँ हैं, और ये नारे के ऊपर आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है इसको स्ट्रॉन्गली, क्योंकि ये बहस आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अक्सर बात होती है, लोगों ने कहा कि यार ये जो लड़कियां आती हैं और ये इस तरह से नारे लगाती हैं, मैंने कहा ये जो हकूक़ मांग रही हैं, इनके मसले नहीं हैं। इनके घर में 4 नौकर भी हैं, इनका शौहर इनका ताबेदार भी है और सब कुछ है। लेकिन ये सराइकी इलाके में, सिंधी इलाके में, बलोची इलाके में जो ख़वातीन बैठी हैं, ये उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं, और सबसे ज़्यादा कवानीन उन्हीं के लिए बनते हैं। इन जो आंटीज़ आ रही हैं, जो जो जिनको नाम से पुकारा जाता है, इनके ये मसाइल नहीं है, लेकिन ये गालियाँ उनके लिए खा रही हैं। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, सवाल मेरा यहाँ ये है कि चलो तमाम हुकूक मिल गए, मैं बात करता हूँ फेमिनिस्ट होने के बाद माशरे में तवाज़ुन की, ताकत में तवाज़ुन की। ये बाप का माशरा है, पहले माँ का भी माशरा था। तो जब तवाज़ुन नहीं होगा, एक औरत हमारे घर में आती है, अगर उसको ज़्यादा हकूक़ मिल जाते हैं बीवी, तो हम सब शौहरों को, हमें पता है कि किस तरह से हम रहते हैं घर में, ये भी कोई नहीं है। जब अक्सरियत में ताकत मिल जाएगी, तो किसकी क्या गारंटी है कि मर्द के साथ वही मज़ालिम नहीं होंगे जो औरत के साथ आज हो रहे हैं। अच्छा, मैं तो पहले वही आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग ये प्ले कार्ड्स के लिए, एक तो ये कि हमारा स्टांस एक दफ़ा हमें क्लियर करना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और मतलब कुछ जो लोग लाते हैं उनकी अपनी कहानी है, और वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और वो लेकर आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी, और ये जो कॉन्वर्सेशन इमर्ज हुई है 2018 से लेकर अब तक, वो इन्हीं प्ले कार्ड्स की वजह से हुई है। अगर हमें सब लोग कहते हैं ज़रा टोन डाउन कर लें, अच्छा इस लफ्ज़ को बदल दें, जिस्म का लफ्ज़ निकाल दें, तो भाई अगर हम वही निकाल देंगे तो उस तरह की बातें तो हम कब से कर रहे हैं, तो कोई सुनता नहीं है। तो क्योंकि मुआशरे में वही चीज़ें हम रोज़ाना की बेसिस पे अपने लिए पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ सुनते हैं, तो उनसे अगर उसी तरह कि वो उनको उकसाने के लिए अगर वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है वो, मतलब वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जैसे भरिया ने कहा, हमारा इस पे ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि हम लोग इसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और जिनको लफ्ज़ से मसला है, या जिनको इसकी वो फिर उनकी अपनी लोगों की शायद ज़हनियतों का मसला होता है कि वो जिस्म के लफ्ज़ से फ़ौरन या तो बरहना औरत सोच लेते हैं, या कपड़े छोटे पहनना चाहते हैं, ये सोच लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी कहानियाँ हैं और ये कितना ज़रूरी है, ये उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम इस पे बार-बार बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे अपना स्टांस पूरा रखेंगे। दूसरी जो आपकी बात थी कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो हैं मर्द बन जाएँ, या हम लोग एक मुआशरे में हमारी स्ट्रेंथ, क्योंकि 50% ही है, 52% और या 50% है हमारी, तो हम लोग जो हैं किसी के मतलब वहाँ दूसरों को वल्नरेबल पोजीशन में डाल दें। तो ये जो पिदरशाही की हम बात करते हैं, उसमें बहुत सारी ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि उसका हिस्सा हैं, और वो इस जुल्म में हिस्सेदार हैं। तो हमारी जो जंग है वो उस पावर के ख़िलाफ़ है। वो जो ताकत का जो एब्यूज़ ऑफ पावर है ना, जो ताकत का बेजा इस्तेमाल है, तो जो हमारी हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी मुआशरे का एक भी तबका, एक जेंडर, इस वजह से उसको हम ज़रा दबा दें। तो हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। इस पे अगर बढ़िया हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं, इन्होंने कुछ बात करनी है, तो ये बहुत बेचैन हो रहे हैं उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत मुख्तसर और कम्पैक्ट बात करें, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम अपने जनरल सेक्रेटरी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। मुझसे ज़्यादा वक्त तो आपने ले लिया ऑलरेडी। अच्छा, बस दोस्तों से यही था कि मुझे पहले भी जब मैंने इसको सर्कुलेट किया इनविटेशन को,
तो सबसे पहले यही नारों की बात हो रही थी। तो मुझे यही था कि जो हमारा मौजू है बेसिक, जो आज जिस पे हमने सेंसिटाइज करना है एक दूसरे को और उसके बारे में इन्फॉर्म होना है, उससे हट के हम इन्हीं में उलझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, जो चीज़ सही है उसको ऑन करना चाहिए, जो अगर नहीं है तो हम इसको डिसऑन करेंगे। तो हम इन नारों को ऑन करते हैं, बेसिकली तो यही है ना, तो क्लियर स्टांस ये है। बाकी इसके हम डायलाइट अपॉन करते जाएं तो फिर तो घंटों पे घंटे लग जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कह रही हैं हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो आज अपने साथ आप लाई हैं, या अगर उसके जो अच्छा अभी काम हो रहा है। बहरहाल इस आज का जो थीम है हमारा, तो दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि उस थीम के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहलू तो फिर हज़ारों हैं। तो हम फिर जो हमारा आज का मौजू है, गुफ्तगू है, उस पे कम बात होगी और हम इधर उधर निकल जाएंगे। उस हवाले से जो आपके चार्टर ऑफ डिमांड में जो डिमांड्स हैं उनके बारे में बताइए, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि वो डिमांड्स कैसे इम्पैक्टफुल होंगी। अब डिमांड्स तो अभी फ़िलहाल पूरे बने नहीं हैं और मैं उसका इतना पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारा ऑब्वियसली जो हमारे डिमांड्स होते हैं सारी थीम के ऊपर होता है, इकोनॉमी के ऊपर होते हैं, एजुकेशन के ऊपर होते हैं, और जो सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर होते हैं। इस दफ़ा ऑफ कोर्स क्लाइमेट, हेल्थ, और इस दफ़ा ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज की भी बात है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने ज़्यादा फोकस इस दफ़ा हमने किया है, और ऑफ कोर्स वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर किया है डिमांड्स के अंदर भी। तो हमारी सबसे पहली तो ये डिमांड है कि ये जो अभी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसके अंदर इमीडिएटली उनको रिहेबिलिटेट करना स्टार्ट किया जाए, और साथ साथ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली देखा जाए, ये वाली चीज़ें। और इस तरह इन्हीं लाइंस में हमने अभी बात, अब मुझे एक डिमांड याद नहीं है और मैं उसका फ़िलहाल पार्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हम आपसे वो बिल्कुल वो चार्टर डिमांड एक दफ़ा जब बन जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो हमारा अभी असल में वो फाइनलाइज नहीं हुआ होना था, लेकिन आजकल ये जो सारे मसले और आ गए, जो रेप केस हुआ है और ये वाला, तो उसमें भी हम फिर वो हो गए। वहाँ से मुनीर साहब। मेरी आवाज़ तो वैसे अच्छा ओके। मेरा नाम मुनीर अहमद है और आई किक्ड ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान 22 मई 2007 और 22 मई 2007 को मैंने मेन स्ट्रीमिंग किक ऑफ की थी, और तब से हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर तो अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में आके बात की, जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की, तो मेरा उससे पहले ही क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काफ़ी, बल्कि उससे पहले इन्वायरमेंटल जस्टिस के ऊपर, ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। और जहाँ तक आपको मेरी मर्ज़ी की बात है, तो अगर अहबाब इजाज़त दें तो एक कोट कर दूँ कुरान में से, तुम अपनी बीवियों के पास जाओ उनकी मर्ज़ी से, ऐसा है। और औरतों को कहा गया है जब तुम्हारे मर्द तुम्हारे पास आएँ तो उन्हें खुश दिली से आने दो। ये कॉन्सेप्ट है 2 आयात का। अब जो आज का जो मौजू है इसके ऊपर देखें, आपका जो मार्च से जो आपने कहा कि डिमांड्स डेफिनेटली डॉन, दी न्यूज़, ट्रिब्यून वगैरह जो बड़े अखबारात हैं वो इसको बिल्कुल उठाते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं उठाते, वो उठाते हैं। जब आप ख़वातीन के शॉट्स लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो भी सामने आते हैं। समहाउ सोशल मीडिया ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अभी तक आप इस मार्च को किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट या किसी सोशल ट्रांसफॉर्म, जिस तरह ये अभी क्लाइमेट की बात करें, अभी तक कोई कल्मिनेट नहीं कर पाए हैं आप लोग। अब जब आप इसको लेके चलेंगे, क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, और सर्टेनली ये बहुत अहम मौजू है कि, और ये बिल्कुल है भी कि जब क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, दैट इज़ नॉट ओनली ऑन नेचर और ऑन द सराउंडिंग्स बट ऑल्सो टू योर मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे भी है सारा। तो इसको क्या आपके पास स्ट्रेटजी है कि अभी आप 4 स्लोगन चलाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है, और आप कहेंगे कि नहीं वी शैल पुट दैट स्लोगन ऑन आवर मार्च, और हमें बड़ी कवरेज मिल जाएगी बहुत। What is the future course of action to go for
climate justice with the gender lens. Thank you. कवरेज के लिए नहीं करते, हमें कवरेज वैसे ही मिल जाती है, हमें कोई ख़ास स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत नहीं है कवरेज के लिए। और दूसरी बात ये कि देखें, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम सारी चीज़ें ठीक करेंगे, ना ही ये हमारा काम है चीज़ें ठीक करना। हमारा सिर्फ वी आर एक्टिविस्ट्स, वी आर फेमिनिस्ट। हमारा काम ये है कि हम इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएं, और जिनका काम है ये चीज़ें सॉल्व करना, उनको बताएं कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उनसे पूछें कि ये काम आप क्यों नहीं कर रहे। ये हमारा असल में काम ये है। और ऑफ कोर्स एक जो हमारी तरह के कलेक्टिव्स होते हैं, दे आर प्रेशर ग्रुप्स, दे वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, ठीक है। लेकिन और फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में हमेशा से चलती आई है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ये कोई पहली दफ़ा कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई। आपको मुझसे बेहतर इल्म होगा 1982 में जो हमारा एंटी ज़िया जो मार्च था, सिर्फ औरतों ने निकाला था। उन औरतों ने ये नहीं कहा था कि ज़िया ख़त्म हो जाएगा या मुल्क में डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी, बट दे स्पोक अप फॉर देयर राइट्स। We are also speaking up for our rights. We are asking them to give us our rights. और वो ख़वातीन who are being, who are being marginalized, who are being oppressed, who are being affected by climate change, उनको उनके राइट्स दें। और एक और चीज़ जो मैंने शुरू में बात की कि ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम द सेम क्लास बैकग्राउंड, एक औरत उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कंपेयर टू अ मैन। ऑल्दो कहते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो इक्वलाइज़र्स हैं, वो सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं, वो तो इक्वली आते हैं, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा होती हैं। और फिर विद इन दोज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विमेन आर इवन वर्स अफेक्टेड। मेरा सवाल ये था कि व्हाट विल बी योर फ्यूचर डिस्कोर्स। Our discourse has always been about women, and it will remain about women and our rights. It's not only about, क्योंकि of course this साल we faced बहुत ज़्यादा climate related disaster, right? So हर दफ़ा हम आज़ादी की बात करते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। इस दफ़ा हम माहौलियाती इंसाफ की बात कर रहे हैं, और ये नहीं है कि अगली दफ़ा माहौलियाती इंसाफ बिल्कुल निकल जाएगा हमारे एजेंडा से। इट विल रिमेन ऑन आवर एजेंडा, बट इट विल ऑलवेज बी अबाउट विमेन राइट्स। आप बात करें जी। आप दोनों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि हमारी बच्चियां जो हैं अब इस काबिल हो गई हैं, और ये औरत मार्च की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है कि आप अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमें बता रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और खुदा करे कि आप जैसी और बेशुमार बच्चियां जो हैं वो इस मुल्क में इसी तरह अपने हुकूक़ के लिए कोशिश करें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, माशरे को इस मजबूर करें कि वो माने इन बातों को। तो आप का जो टॉक थी, सच्ची बात है मेरा दिल नहीं भरा वो सुन के। मैं चाह रही थी आप कुछ और भी बोलें। हाँ, अच्छा, सवाल मेरा ऐसा सवाल है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि आपने अभी जो बात की है बैनर के हवाले से या प्ले कार्ड की वजह से, मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं दुनिया भर में देखती हूँ कि हमारे यहाँ तो कुछ दंगा फसाद भी शुरू हो जाता है ना इस तरह के मार्च में, लेकिन दुनिया में तो ये प्ले कार्ड ही होते हैं जो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, जो लोगों को पहुंचा रहे होते हैं अपनी बात। तो ये आप लोग इसको रखें अपने एजेंडे में, आप लोग ये शो करें, प्ले कार्ड के साथ आप लोग मार्च में शरीक हों, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, आपने ये भी कहा कि कुछ नारों पे जो है ना लोगों को एतराज़ होता है, और वाकई मैंने तो ये देखा है बहुत बड़े बड़े राइटर्स, मैं दूसरी दफ़ा नहीं बोल रही हूँ, एक ही दफ़ा बोल रही हूँ। हाँ, मैं सवाल की तरफ आ रही हूँ। थोड़ा सा तनाजुर पेश करना चाह रही हूँ कि जिसके तहत मैं सवाल करूँगी कि बुला दिया आपने मुझे आकाश साहब, जो मैं बोलना चाह रही थी। खैर, बहरहाल
बात यह है कि अभी आपने ये भी फरमाया आप दोनों ने कि कोई आप लोगों का इरादा है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। मैं समझती हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके हाथ से माइक ले, मेरे हाथ से ले लिया। बात सारी ये है कि औरतों को मैंने नहीं मैं मर्दानगी नहीं दिखाऊंगी। हाँ, अब मैं औरतानगी दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, इसलिए कि हमारे साथ हर लेवल पे हमें दबाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम तो आदी हो गए, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारा फ्यूचर है, आप लोगों के साथ ऐसी ज्यादतियाँ ना हो, जिसका मुजाहरा आपने यहाँ भी देख लिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी बहुत नहीं, औरत होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वैसे इनकी बात बिल्कुल हर क्लास के अंदर, हर क्लास में जहाँ बेशक हम कोई, आप समझते हैं कि हम प्रिविलेज क्लास से हैं, अगर हम प्रिविलेज क्लास के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी औरतों के साथ एक लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमेशा होती है। औरतों को मौका नहीं दिया जाता, औरतें इसी वजह से फिर वो आगे नहीं आती, और जो औरतें आगे आती हैं उनको फिर बोलने नहीं दिया जाता। देयर इज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी जर्नल आपकी नहीं, मैं जर्नली बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा एक सिस्टम। छोटे सवाल हैं। पहला तो एक ये कि जो माजी में औरत मार्च हुआ था, उसमें कुछ ख़वातीनों पर पथराव भी हुए थे और कुछ ज़ख्मी भी हुई थी। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं इस बार इस सिलसिले में कोई हिफाजती इक़दामात किए गए हैं, या फिर इस बार भी औरतें ज़ख्मी होंगी? और नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि इंडिया में जो उर्फ़ी जावेद हैं, उन पर फतवे जारी हो रहे हैं। उन्होंने एक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग कह रहे हैं उठाया है। तो इस वजह से ये उन पे फतवा जारी हुआ है कि मुसलमान के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया नहीं जाएगा। जो एक ज़िंदा लड़की है, उसके मरने की बातें की जा रही हैं। तो मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ ख़वातीन ने ये बात गलत ली है। आने वाले वक्त पर इस डायलॉग का क्या होगा? और जो ख़वातीनों पर ये फतवा जारी हो गया है कि उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा मुसलमान के, तो फिर उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा? बस मेरे यही 2 सवाल है आपसे। मैं जवाब दे दूँ इसका? अच्छा, तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने बात की ना सेफ्टी की और जो पथराव की बात की, वो बिल्कुल हुआ था, और हम बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं देते कि आप अगर उधर आएंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे। जो भी उधर आता है अपने इन्फॉर्म डिसीजन के साथ आता है, उनको पता होता है कि देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ वायलेंस, और हम जो वहाँ पे जाते हैं हमें पता है कि हमारे पास थ्रेट ऑफ वायलेंस है, हमारे पास वायलेंस हुआ है, हमने डंडे खाए हैं, हमने पत्थर खाए हैं, हम खुद भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और हमारे जो मेन लीडरशिप थी, ज़्यादातर वही औरतें ज़ख्मी हुई थी जो कि ऑर्गेनाइजर्स में थी, और अगले साल उन्होंने आके दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया। तो हम तो किसी को गारंटी नहीं देते, ठीक है। हम एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। पहली दफ़ा हमें एनओसी मिला था, उसके बाद हमें कभी एनओसी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन पुलिस हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इन केस ऑफ एनी अटैक वो हमें सिक्योरिटी नहीं देते। तो वो जो लोग उधर आते हैं, तो वो तो फिर उनकी अपनी गलती है, उनकी गलती की नहीं ये कह रही हूँ, सॉरी लाइक उनकी अपनी जिम्मेदारी है, कट करें, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो मेरी बुरी उर्दू है असल में उनकी अपनी जिम्मेदारी है वो जो आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बात है। दूसरी बात रही उर्फ़ी जावेद की, तो अब एक तो पहली बात, मुझे इस पूरी चीज़ के बारे में पता नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा उसको इंस्टाग्राम पे देखा है, ठीक है। दूसरी बात, वो हमसे रिलेटेड है भी नहीं। और तीसरी बात, अब ये उसकी, अब हु नोज़ कि वेदर शी इज़ अ बिलीवर और नॉट। वो बिल्कुल ही मुसलमान घर में पैदा हुई है, लेकिन क्या वो है बिलीवर या नहीं, वो तो फिर मतलब पाकिस्तान में लॉज कुछ और हैं। वो शी लिव्स इन अ सेक्युलर स्टेट, शी हैज़ द राइट टू डिनाउंस हर रिलीजन। हमें क्या पता उसने डिनाउंस कर दिया हो, इवन इफ शी केयर्स और नॉट। तो आई मीन दैट इज़ नॉट माई, आई थिंक दैट इज़ नॉट माई हेडेक, एंड दैट शुड नॉट बी एनीवन्स हेडेक। थैंक यू। जी आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जी मेरा नाम जमाल जैदी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये औरत फाउंडेशन का तसलसल है ये, पहली बात। और दूसरा ये कि आपने इसको बायोडाइवर्सिटी से क्यों लिंक किया? ये तो सोशल इश्यूज़ हैं हमारे, एनवायरमेंटल हैं और सोशल हैं। तो
क्या ज़रूरी था इसको बायोडाइवर्सिटी के साथ लिंक करने की? अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक तो ये बात कि ऑयल फाउंडेशन जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक एनजीओ है जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रही है। हम लोग एनजीओ नहीं है, हम लोग एक फेमिनिस्ट कलेक्टिव है जिसमें ख़वातीन हैं जो एक जिसमें जो तमाम ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन शायद कुछ और हो, जैसे मुझ जैसे जो लोग हैं, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी से एफिलिएशन नहीं है, मैं बस खुद को एक एक्टिविस्ट, एक फेमिनिस्ट मानती हूँ और मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो ये एक मुख्तलिफ ख़वातीन का एक कलेक्टिव है, एक फ़ोरम है। औरत फाउंडेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये औरत मार्च इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है और मुख्तलिफ इसके चैप्टर्स, हम शुरू में बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी नहीं, हमने माहौलियाती तब्दीलियाँ जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेट किया है। और उसमें भी हमने ये बात शुरू में भी की थी कि किस तरह से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ वो ख़वातीन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। क्योंकि अभी सैलाब की हमारे पास रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, लेकिन सैलाब इस साल फिर पिछले साल आया था, इस साल फिर आएगा। और हमारे पास उसका एक तो ये कि कोई सस्टेनेबल हमने कोई उसका इंतज़ाम नहीं किया। अभी भी कुछ इलाकों में पानी खड़ा है और लोग कैंप्स में हैं रोड्स के ऊपर। उन रोड्स पे, उन कैंप्स में बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको रिलीफ़ चाहिए, जिनको मदद चाहिए वहाँ पे। और जब जैसे अभी बरिया बात कर रही थी कि जब ऐसी आफ़ात आती हैं तो उसमें ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल पोजीशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनके साथ जो वायलेंस है उसके वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद जो है उनको जो बेसिक सहूलतें होती हैं वो मुयस्सर नहीं होती हैं। फिर उनके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स वो इग्नोर हो रहे होते हैं कैंप्स में। उसके लिए कोई प्रॉपर जो है इंतज़ाम नहीं होता। फिर यंग लड़कियां होती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पे फोकस करने के लिए हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल वायलेंस के इश्यूज़ हैं। तो ये जब माहौलियाती तबाहकारियाँ होती हैं तो ये औरतों को इस पोजीशन में डाल देती हैं कि जिसमें वो ज़्यादा वनरेबल होती हैं। तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। सब तमाम लोगों की हो रही होती है, लेकिन ख़वातीन की ज़्यादा हो रही होती है। तो इस वजह से इस साल हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं ना, उनका सोशल इफेक्ट यहाँ इस्लामाबाद में जब औरत की गवाही का मसला उठा था तो वुमेन एक्शन फोरम बना था, ठीक है। और जो आपने बात की ना कि जुलूस थी 8 मार्च के, ये तब से शुरू इस्लामाबाद में हर साल ये मुश्किल बरदार जुलूस हम निकाला करते थे, ठीक है। जो ये जो था ना शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट से, अब तो खैर प्रेस क्लब हो गया, पहले वहाँ से डी चौक तक, बल्कि पार्लियामेंट हाउस तक जाता था। तो आपका उनसे ताल्लुक है कोई? जी, अब ऐसे इस तरह है कि जो वैफ है ना, वैफ तो एक अलग कलेक्टिव है। अच्छा, वो हमें सपोर्ट जरूर करती है, उसके कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जैसे औरत मार्च है ना, औरत मार्च एक कलेक्टिव है जिसमें डिफरेंट इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स इसके अंदर हैं। डॉक्टर फरजाना बारी का आपको पता होगा, ठीक है, वो हमारे औरत मार्च में हैं, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करती हैं। ये वो सारी ख़वातीन हैं जो उस ज़माने में 82 से जो आप बात कर रही हैं, जब वैफ बना, जब एंटी हुदूद ऑर्डिनेंस जब मार्च हुआ, तो ये वही ख़वातीन है, वहीं से वो ऑब्वियसली हमें सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये उसी का कोई ऑफ शूट नहीं है, लेकिन ये कि एक नया कलेक्टिव है, ठीक है। और वैफ जो है बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है। जितने भी वो हैं औरत मार्च या औरत आज़ादी मार्च के नाम से जितने भी चैप्टर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वैफ वुमेन एक्शन फोरम पूरी तरह उसको सपोर्ट करता है। और हमारे ऑर्गेनाइजर्स के अंदर उनके मेंबर्स भी होते हैं कुछ। तो बिल्कुल ही मतलब हम उनका फॉर्मल पार्ट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका सपोर्ट हमारे साथ है, उनके मेंबर्स हमारे साथ हैं। जी आप थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इब्दार साहब, थोड़ा सा हैं सवालात ही आपकी गुफ्तगू की रोशनी में 2-3 बनेंगे। पहली बात तो यह है कि मुझे जो समझ आ रही है, स्टेट के अंदर विजन तसादम की एक तहरीक की एक बुनियाद पड़ रही है। 4 साल पहले भी मैं खुद वेमेन एक्टिविस्ट हूँ। साउथ पंजाब में मेरी फर्स्ट डीप NGO ने
वेमेन फेस्टिवल की बुनियाद रखी, जिसका रिकॉर्ड एक ट्रैक रिकॉर्ड पे यूएन तक भी गया और अभी तक उसके तसलसल कायम है। मुख्तारा मई का केस भी उधर था और भी सारे। हमारी सोसाइटी में बिल रज़ा की भी एक कैफियत चल रही है, ठीक हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप के हवाले से एलीट क्लास के पर्दों में लॉजेस के अंदर या फलां वहाँ तो आज़ादी लिबर्टी है, फुटपाथ का फ़र्द किसी को इंगेज कर ले तो उसके लिए सज़ा और पता नहीं क्या क्या, ये माशरती मुनाफ़क़त है। एक बात मेरा सवाल यह कि एक तो आप 8 मार्च को बेदार होते हैं, सारा साल आप गुम हो जाते हैं, SDG के गोल हैं, यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, वेमेन एक्टिविज़म का एक पूरा सिलेबस मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर वेमेन कॉकस का ग्रुप मौजूद है जिसमें डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हैं। क्या आपने कभी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड की उसके फॉलोअप के लिए कोई एक्शन किया, कोई डिज़ाइन किया? देखें ना, हकूक़ मेरे हिसाब से तो आपका औरत हकूक़ मार्च नाम होना चाहिए। हकूक़ तो फिर अगर मैं पीछे से जाऊँ तो शरीयत के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुतय्यन हैं, फिर अगर दूसरे उसके मानने वाले लोग हैं वो आपको नहीं मानते, और जो शरीयत को इनकार करेगा उसका स्टेटस फिर एक और हो जाता है। तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम नाज माशरे के अंदर मुनाफ़िकाना रवैये में, ना हम लिबरल हैं ना हम दीनी लोग हैं। सोसाइटी जिस नैज पे खड़ी है उसकी शक्ल ये है, वो चाहे ज़िया से हो चाहे मार्शल हो, ना हम जमहूरियत को बना सके, ना फलाह को, ना वोटर। तो इसमें थोड़ा सा हकूक़ मार्च और 8 मार्च ही कोई ही आप ये इंतखाब करती हैं, और उसके बाद कैसे मुमकिन है कि आप कहती हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज एक प्रेशर ग्रुप है, इसके पीछे मुख्तलिफ थाट्स के लोग, जिससे आपने 2-4 नाम लिए और भी बड़े नाम हैं, तो आप को फ्रंट पे रख के आज आपको पूरी तैयारी के साथ अपने चार्टर ऑफ डिमांड के साथ आना चाहिए था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, कि दीन से माशरे से, रियासत से, कानून से, किस से? एक तो आपने बात की कि हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर फॉलो अप की आपने बात की। देखें, बिल्कुल हम प्रेशर ग्रुप हैं और हम 8 मार्च को इस वजह से आते हैं क्योंकि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है, आपको तो पता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम 8 मार्च को क्यों आते हैं। बाकी पूरा साल हम कहाँ पे थे और इस तरह, तो हम पूरा साल जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं वो औरत मार्च या औरत आज़ादी मार्च की जो ख़वातीन हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वही ऑर्गेनाइज़ करती हैं। जैसे कि जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ, उसको कोई नहीं पूछ रहा था, जब तक हमने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई किसी ने वो केस नहीं वो किया। फिर नूर मुकद्दम का केस था, उस पे भी हमने जब आवाज़ उठाना शुरू किया पूरी तरह, तब स्टेट को याद आया कि भाई कुछ है। उससे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे जाके, तो आपको पता होगा वो जो एक सोशल मीडिया आर्टिस्ट थी, जो कि सोशल मीडिया स्टार थी बेसिकली, उसका क्या नाम है, कंदील बलोच। उससे पहले कंदील बलोच का उसके भाई ने ऑनर किलिंग की, और उसके ऊपर भी हमने सवाल उठाया, हमने बात की। ऑल्दो तब औरत मार्चेस शुरू नहीं हुए थे, लेकिन तब भी फेमिनिस्ट ग्रुप्स थी, उन्होंने जब प्रेशर क्रिएट किया, तब मुल्क ने एक नया कानून पास किया जिसके अंदर ऑनर किलिंग के अंदर स्टेट आपकी पार्टी होगी और पेरेंट्स, क्योंकि ऑनर किलिंग आपकी फैमिली करती है, आपका भाई बाप शोहर करता है, और फिर वो फैमिली उसको वो कर देती है, माफ़ कर देती है, तो वो फिर छूट जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में ऑनर किलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से आधे से कम ही रिपोर्ट होते हैं। तो जब स्टेट ने ये लॉ बनाया कि जब ऑनर किलिंग का केस होगा, तब स्टेट जो है वो पार्टी बनेगी एंड द फैमिली कैन नॉट फॉरगिव द मर्डरर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में खैर उसके केस में जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये लॉ जो है, इस तरह के लॉज हमारी ही एक्टिविज़म या हमारे ही प्रेशर की वजह से पास होते हैं। और थैंक यू। और उसके बाद अच्छा, अभी एक और जो F9 का वाक़या हुआ है, उसमें भी हम उनके साथ अब हम हर चीज़ तो मीडिया में हम नहीं करते, क्योंकि मीडिया सिर्फ ओनली चीज़ों को कवरेज देती है जो कि इनको मसालेदार लगती हैं, जिनकी कोई शॉक वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी बहुत से हमारे साथी हैं जो कि पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो केस अभी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इनकाउंटर पे उनको मार दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल करते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, हम लोगों के साथ लॉबिंग करते हैं, हम इस तरह के केसेस के अंदर स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ कुछ लॉयर्स हैं, हमारे साथ कुछ एकेडमिक्स हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पहले से इसके अंदर काम कर रहे हैं, सो दे नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट। तो वो इस तरह की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें
होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। अब NCSW के साथ हम मतलब वो लोग हमसे बात करते हैं, हमसे हमारा इनपुट मांगते हैं, उधर हम जितना हमसे हो सके हम ऑब्वियसली उनसे निगोशिएट करते हैं। तो अब आपको सिर्फ हम 8 मार्च को नज़र आते हैं तो वो अलग बात है। जी